हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इवोस एकेडमी पर मैं आपका होस्ट दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी है बढ़िया शानदार तरीके से चल रही है, बड़ी मजे से चल रही है। अब बात करते हैं आज की इस क्लास के बारे में। तो आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि इवोस एकेडमी के द्वारा आप लोगों के लिए 5 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर हैं। उनमें से आज हम अपने पहले मॉडल पेपर का अध्ययन करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अब बात करते हैं इस पेपर की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। तो इस पेपर की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको वो पेपर डाउनलोड करना है, इसके बाद में ये क्लास कंप्लीट देखनी है, ताकि आपको अपने पेपर को समझने में कोई कठिनाई ना हो। और बात करें अपने इस पेपर में से क्वेश्चंस की, तो 100% आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, तो क्लास को कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देखना है। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का पेपर। और पेपर को बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप बिल्कुल अपनी नोटबुक साथ में रखना। और पेपर में मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ, पेपर बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पे बनाया गया है। जैसा आपका अपने बीएससीआर ने जो पेपर जारी किया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पे मैंने आप लोगों के लिए पेपर है वो तैयार किया है। 3.25 घंटे का होने वाला है, लेकिन अपन इसको क्या है 40 से 45 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इसके जो पैराग्राफ है, आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो पैराग्राफ से संबंधित होने वाला है। और ये जो पहला पैराग्राफ है, ये जो आपके पास है वो 9 नंबर का होने वाला है। अब बात करते हैं देखो इसके प्रश्न के बारे में। तो पैराग्राफ के प्रश्न हैं वो खुद करने हैं, मैं नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम लग जाएगा। आप अपने इस पैराग्राफ को पढ़ना, पीडीएफ डाउनलोड करके, उसके बाद इसके क्वेश्चंस है वो आप लोगों को करने हैं। देखो पैराग्राफ किसके बारे में होगा। देखो आपके पास जो पहला पैराग्राफ है, अब की बार संभावना बनती है कि किसी महान व्यक्ति के बारे में डिटेल होगी भाई। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है प्रिंस सिद्धार्थ के बारे में। प्रिंस सिद्धार्थ कौन? मतलब अपने गौतम बुद्ध हुए हैं ना, उनके बारे में है। तो ये अपने पास मॉडल पेपर में आप देख लेना पैराग्राफ, और इसके क्वेश्चंस है वो आप लोगों को करने हैं। बिल्कुल सेम आपके एग्जाम पैटर्न पे जैसे होते हैं ना वैसे बनाए हैं। हाउ वाज द ओल्ड मैन लुकिंग, तो प्रश्न बहुत ही सरल आएंगे, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट डिड द प्रिंस डिसाइड फाइनली, अंत में क्या निश्चय करता है। अब इन प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं। देखो हाउ वाज द ओल्ड मैन लुकिंग, तो आप इस अपने पर्सन से उत्तर शुरू करना है ना, अपनी तरफ से। पैराग्राफ की लाइन मैच टू मैच नहीं करवा देनी है रहे। तो देखो इस पर्सन से उत्तर कैसे करोगे, तो द ओल्ड मैन। अब ये अपने पास जो हेल्पिंग वर्ब है ये अपन यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे, वॉज। अब इसके बाद में जो अपने पर्सन का उत्तर है वो होता है भाई। तो पर्सन में से ही आप शुरू कर दोगे तो गारंटेड है टीचर आपको नंबर देगा। What did the prince decide finally? अब प्रिंस ने अंत में क्या डिसाइड किया, तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आने वाली है। मैंने अपने जो पिछले 3 साल के पेपर सोल्व करवाए थे वहाँ पे भी आप लोगों को समझाया था। अगर डिड आए तो सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है, द प्रिंस है, तो प्रिंस मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में क्या है, अब जो वर्ब है ना इसकी सेकंड फॉर्म बना देंगे अपन। डिड तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि डिड आती नहीं है सिंपल वाक्य में। तो डिसाइडेड फाइनली, ये लो फाइनली, और उसके बाद में आपका जो उत्तर होता है वो लिख दो। ऐसा इसमें करना है। द किंग ऑर्डर्ड, यहाँ पे द किंग और इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देंगे, टू डेकोरेट ब्यूटीफुली, क्या वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देख लेना भाई आप पेपर में डाउनलोड करके। ये 7-8 नंबर क्वेश्चन हैं, ये आपको थोड़ा सा क्या है संभल के करने हैं। इसमें क्या है देखो, इन्फ्लुएंस्ड एज बाय चार्म्स, यानी किसी से उसके शब्दों को सुनकर उसके मतलब उसकी सुंदरता को देख के आकर्षित होना। इसके बाद द इंसिनरेशन ऑफ ए डेड बॉडी, एक डेड बॉडी को जब जलाया जाता है तो वो क्या होता है। इसमें शब्द आए हैं भाई, बहुत ही सरल है। अगर नहीं मिले तो मैं आपको आंसर शीट भी देने वाला हूँ, ये अपने पास इनकी। टर्न असाइड, एक तरफ कर देना है ना, वो हो जाता है। तो ये अपने पास इससे आपको जो क्वेश्चन है वो करने हैं। इसके बाद अपने पास क्या है, दूसरा है पैराग्राफ, वो भी आपके पास पैराग्राफ क्या आएगा, अनसीन आएगा, और ये 6 नंबर का होने वाला है। ये कितने नंबर का होने वाला है, 6 नंबर का होने वाला है। और इसमें भी आपको क्वेश्चन है वो खुद करने हैं। ये रहा आप लोगों का। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 30 से जो सेक्शन बी है, इस सेक्शन बी से अपन शुरू करते हैं भाई। सेक्शन बी जो है वो आपके पास क्या है, राइटिंग वर्क होगा, यानी रिटर्न का जो आपके पास वर्क होता है। इसमें आपके पास देखो लेटर होते हैं, है ना, नोटिस होता है,
एडवर्टाइजमेंट होता है, ये मैंने समझा दिया भाई आप लोगों को, तो इतना दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन बी आपका रिटन वर्क है। अब इसमें जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या लिया है मैंने, वो है राइट ए नोटिस ऑन द निपुण मेला यूथ फेस्टिवल आस्किंग फॉर नेम्स द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट इन द कंपटीशन। यानी कहने का मतलब है आपके विद्यालय में हो, आपके पंचायत में हो, कहीं पर भी हो, क्या है निपुण मेला है वो आयोजित किया जा रहा है, तो आपको बच्चों को ना नोटिस जो होता है वो डिस्पैच करना है, लगाना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो नोटिस के बारे में मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। नोटिस का पैटर्न मैंने समझाया था भाई, पहले भी समझाया था आप लोगों को, अभी भी समझा देता हूँ कि जो नोटिस होता है वो आप लोगों को कैसे बनाना है भाई। तो नोटिस बनाने का जो तरीका है वो इस तरीके से होता है भाई, है ना। एक आपको बॉक्स बनाना है इस तरीके से, और बॉक्स है वो बॉक्स को बंद नहीं करना है। अब ऊपर से आपको क्या लिखना है, देखो मैं बता देता हूँ ना, थोड़ी सी ध्यान से समझ लेना। जो आपके स्थान का नाम होता है, मैं नोटिस का पैटर्न हमेशा समझाता हूँ, अगर नोटिस आया है तो आपको नोटिस ही करना है। क्यों, क्योंकि इसके पैटर्न के भी आपको 2 अंक मिलते हैं, मैंने समझाया आप लोगों को। तो देखो जो ऊपर है यहाँ पे, तो नेम ऑफ प्लेस लिखा जाता है भाई, क्या लिखा जाता है, नेम ऑफ प्लेस, और कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। अब ये नाम कैपिटल लेटर में लिख दिया, और आपको इस तरीके से लिखना है कि इधर भी ज्यादा जगह ना बचे और उधर भी ज्यादा जगह ना बचे। इसके नीचे यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। डेट का जो फॉर्मेट है वो मैं हमेशा बताता हूँ, जैसे 18 फरवरी 2026, ये आपको फॉर्मेट लिखना है, डेट नहीं लिखना है यहाँ पे मैं अभी समझाने वाला हूँ प्रश्न में भी। इसके बाद आपको यहाँ पे बीच में से लिखना है नोटिस, कैपिटल लेटर में क्या लिखना है, नोटिस। इसके नीचे आपको सब्जेक्ट है, जैसे अपन अभी करेंगे, तो सब्जेक्ट भी आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, कैपिटल लेटर, ये लिख दो। इसके नीचे आपका जो मैटर है वो लिखा जाएगा। यहाँ से लाइन नहीं, आपको लाइन नहीं खींचनी भाई, मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं करके दिखाता हूँ ना, आपको नोटिस की एक लाइन बता रहा हूँ, आपको हर नोटिस में वो लाइन लिख देनी है, दिमाग में ऐसे और कुछ बात ही मत लेके आना। क्या है, देखो स्टूडेंट्स को अपन सूचित कर रहे हैं, तो ये लाइन यहां से शुरू करना, ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, और इसके अंदर ही रखना है ना, इन्फॉर्म्ड दैट ओवर स्कूल। अब यहाँ पे मैं स्कूल का नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपका यूथ क्लब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके द्वारा हो सकता है। ओवर स्कूल इज गोइंग टू, अब ऑर्गेनाइज का मतलब होता है मतलब अपने पास बनाना, किसी चीज़ का संगठित करना, ऑर्गेनाइज या अपने पास किसी कार्यक्रम का शुभारंभ करना रहे, तो ऑर्गेनाइज निपुण मेला, है ना, अपने पास निपुण मेला। अब यहाँ पे ये अपने पास सब्जेक्ट हो जाए, ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे अपन, यहाँ पे मैं एक बार सब्जेक्ट ही लिख देता हूँ, ये तो मैंने वहाँ पे तैयार कर रखा है। यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देना है, ऑर्गेनाइज और सब्जेक्ट का नाम, जो सब्जेक्ट है वो, और अब अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में ये डेट लिखनी है, किसकी, उसकी कार्य, अपने सब्जेक्ट की डेट लिखेंगे, और कहाँ पे किया जाएगा, अपने उसका स्थान का नाम लिख देंगे। और इस तरीके से करते हुए आपको कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक आप हर नोटिस में लिख सकते हो। इतना कुछ आपके सामने दिया हुआ है, तो 2 नंबर क्यों खोने फिर, और यहाँ तक लिख दोगे तो 3 नंबर आपको पक्के मिलने हैं 4 में से। तो ये अंक आपके नहीं जाने चाहिए भाई। अगर नोटिस आया है, मैं यही कहता हूँ बच्चों को कि नोटिस करना है, तो आपको ये नोटिस करना है। यहाँ तक तो मैंने बता दिया, और यहाँ पे इस तरफ इस एंगल में आपको अपना नाम लिख देना है, और आप क्या हो, आपका डेजिग्नेशन जो भी है, डेजिग्नेशन जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपका नोटिस हो जाएगा। आपके 3 अंक कहीं नहीं जाने वाले हैं, और थोड़ी सी और लिख दोगे तो 4 में से 4 देगा टीचर, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास आती है ना कॉपियाँ, इसलिए। अब ये नोटिस का पैटर्न अगर समझ में आ गया, तो देखो यहाँ पे मैंने बिल्कुल बना रखा आप लोगों के लिए। कहाँ पे है, देखो अपने स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने स्कूल का नाम लिखो भाई यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कैपिटल लेटर में। अब देखो मैंने तो यहाँ पे बीच में जगह छोड़ रखी है भाई आप लोगों के लिए बराबर, क्यों कर रखा है, नहीं कर रखा है। अब इसके नीचे देखो मैंने यहाँ पे 10 फरवरी 2026 कर दिया है। भविष्य की बात कर रहे हो सर, हाँ एग्जाम आई, फरवरी तो आई नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी एग्जाम फरवरी में है, मुझे पता है। अब यहाँ पे देखो मैंने नोटिस लिख रखा है कैपिटल लेटर में, निपुण मेला यूथ फेस्टिवल, जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट का नाम है वो आपको यहाँ पे कर देना है।
जैसे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे निपुण मेला के लिए, अब आप कहोगे सर क्या आपने अपनी भाषा लिखी है? नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर याद हो रहा है तो ये लिखो, नहीं तो मेरी वाली भाषा तो बहुत ही काम आने वाली है। देखोगे ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, बस यही है, आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा दिखाना पड़ता है ना, इसलिए। दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया निपुण मेला यूथ फेस्टिवल विथ ग्रेट एंथुसियाज्म ऑन 13 फरवरी 2026। अब ध्यान में रखना, ये जो डेट आएगी ना, ये जो डेट आएगी वो कार्यक्रम से पहले की डेट आएगी, क्योंकि आपको नोटिस पहले लगाना है। नोटिस पहले लगाओगे तभी तो आपके पास नाम आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसे दिमाग मत लगा लेना रहे, है ना। अब इसके बाद में बात करें आगे क्या है, और इन ओवर स्कूल प्लेग्राउंड, हमारे प्लेग्राउंड में स्थान और डेट दोनों आ गई है, मैंने जो बताया वहाँ पे। ये तो क्या बताया मैंने, यहाँ पे बताया ना, सब्जेक्ट का नाम और डेट। इसके बाद में हाँ क्या दिया हुआ, स्कूल प्लेग्राउंड ऑन दिस ओकेजन वेरियस एक्टिविटीज सच एज मॉडल एंड चार्ट मेकिंग, क्विज कंपटीशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चरल प्रोग्राम एक्सेट्रा विल बी ऑर्गेनाइज्ड। इसके बाद इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बिफोर 18 दिसंबर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी डेट चेंज नहीं करी मैंने, हाँ तो यहाँ पे आप चेंज कर लेना, कितनी अपने 13 फरवरी की है तो आपको नाम है ना 10 तारीख को चिपका रहे हो तो आपको 12 फरवरी से पहले पहले हो जाएगा भाई, है ना। 12 फरवरी यानी करने का मतलब उस तारीख से बाद में और इस तारीख से पहले, वो तो चिपका रहे हो नाम, इससे पहले होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स शुड पार्टिसिपेट एक्टिवली टू मेक द प्रोग्राम सक्सेसफुल, और यहाँ पे देखो मैंने नाम लिख दिया खुशी सार्थक इंचार्ज निपुण मेला यूथ फेस्टिवल जो भी है। मैं गारंटी तो नहीं ले सकता रे, क्योंकि गारंटी ले ली मैंने, आप कहोगे नहीं आया तो आप तो सीधे मेरे पे आ जाओगी, है ना, तो वो नहीं कर रहा मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब की बार इसके अथवा में आपके पास क्या दिया हुआ है भाई, इसके अथवा में आपके पास अगर इन्विटेशन आ जाए, क्या आ जाए भाई, इन्विटेशन आ जाए। इन्विटेशन कहाँ से आएगा सर, नहीं आ रहा है, शादियाँ नहीं हो रही है, कोई बात नहीं है रे। हाँ, अगर इन्विटेशन आ जाए अपने पास तो इन्विटेशन भी आपको इस तरीके से लिखना है। अब मैंने 2 बना दिए हैं, कैसे क्यों बनाए हैं सर आपने 2, अभी बता देते हैं। देखो क्या है, यू आर डॉक्टर अमित यादव कलेक्टर ऑफ सीकर, यानी आपका नाम अमित है और आप सीकर के कलेक्टर हो। कलेक्टर बना दिया आप लोगों को, कोई बात नहीं है, कलेक्टर नहीं है अभी, स्टूडेंट है, पढ़ेंगे। The principal has invited you as the chief guest on the occasion of a career day function of Government Senior Secondary School Sisur Ranoli on 5th March 2026 at 6 PM. Write a formal reply accepting the invitation। यानी कहने का मतलब जब आप एक्सेप्टिंग इन्विटेशन लिख रहे हो, मैंने यहाँ पे 2 बनाए, क्यों बनाए इसका कारण समझाऊंगा। एक बात और सूचित कर देता हूँ, आपके लिए जो अपना रिटर्न वर्क है उसकी शानदार क्लास लेकर आने वाला हूँ। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर है, नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, रिपोर्ट है और पैराग्राफ्स है, वो सारे मैं करवाने वाला हूँ बहुत ही शानदार तरीके से, तो उसका भी इंतजार करना। अभी बात करेंगे केवल अपने पास, उसमें मैं समझाऊंगा ये सारा। इसमें केवल मैं एक बार बात बता देता हूँ, क्योंकि अपना जो पेपर है उसको बड़ा नहीं करेंगे, 40 से 45 मिनट में आपको समझ में आना जरूरी है। आप जब भी फॉर्मल रिप्लाई करो तो जैसे ये एक्सेप्टिंग है और ये अपने पास क्या है, दोनों 2 कारण है, ये डिक्लाइंग है, दोनों है। क्या देखो, डॉक्टर अमित यादव फील्स हाईली ऑब्लाइज्ड एंड थैंकफुल टू द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़। मैंने यहाँ पे स्कूल का नाम है ना, ये नवलगढ़ के स्थान पे आपको सिसु रानोली कर लेना है। फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑफ बीइंग द चीफ गेस्ट ऑफ ऑन द कैरियर डे फंक्शन ऑन 5th मार्च टू, अपने पास डेट पूरी लिखनी है, 5th मार्च 2026। ही इज हाईली अम्यूज्ड इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यह हो जाएगा। ही विल अटेंड द फंक्शन ऑन द गिवन टाइम वंस ही थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग, ये लिख दिया। अब देखो बात करते हैं इसमें, डॉक्टर अमित यादव फील्स हाईली ऑब्लाइज्ड एंड थैंकफुल टू द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़ फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑफ बीइंग द चीफ गेस्ट ऑन द कैरियर डे फंक्शन ऑन 5th मार्च 2026, ऐसे लिख लेना है। अब यहाँ पे वार का नाम भी आता भाई, ही वुड अटेंड द फंक्शन बट ही हैज, ये वुड अटेंड का मतलब वो अटेंड करते, लेकिन बट ही हैज अर्जेंट मीटिंग ऑन द सेम डे सो ही कैन नॉट अटेंड द फंक्शन बट वंस ही थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग। दोनों में कुछ नहीं अंतर है, बस एक लाइन का अंतर किया मैंने। ही वुड अटेंड द फंक्शन यहाँ से लेके और यहाँ तक, बस यहाँ तक इतना सा चेंज किया और दोनों देख लो, डिक्लाइंग और एक्सेप्टिंग दोनों आ गए, है ना। तो मैं ये आपके लिए अलग से क्लास लेकर आने वाला हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास 4 नंबर का आएगा, वो रिपोर्ट से संबंधित आने वाला है, रिपोर्ट और पैराग्राफ से संबंधित। तो ये जो दोनों मैंने लिखे हैं ना यहाँ पे, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है भाई, है ना। तो ये देखो आपके पास क्या दिया हुआ है,
ये है एक प्रश्न आप लोगों के पास, योर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक लेवल यूथ फेस्टिवल, प्रिपेयर ए रिपोर्ट, यानी यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट लिखने का तरीका बता देता हूं भाई। सबसे पहले आपको इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले तो आपको अपना नाम बाय स्टूडेंट रिपोर्टर, है ना, स्टूडेंट रिपोर्टर जो भी हो आपका नाम आ जाएगा। रिपोर्ट बाय आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, रिपोर्ट बाय, और यहाँ पे आपका नाम, बस इतना सा कर सकते हो, ऐसे लिखना है। इसके बाद में उस स्थान का नाम जहाँ पे आपको रिपोर्ट लिखनी है, उसके बाद में कोमा लगाकर वो अपने पास दिनांक लिखेंगे और फिर कोमा लगा के आप अपनी रिपोर्ट लिखना शुरू कर दोगे। अब ये रिपोर्ट अगर आप लोगों के पास दूसरी है तो आप दूसरी भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। देखो मैं इसका अर्थ बता देता हूँ, फिर आप देख लेना भाई। A block level youth festival was successfully organized in our school on 13 February 2026। यहाँ पे फुल स्टॉप भी है भाई, हाँ, कि हमारे क्या कौन सा है ब्लॉक लेवल यूथ फेस्टिवल है, वो बहुत ही सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज किया गया हमारे विद्यालय में 13 फरवरी 2026 को। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द ब्लॉक पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली, यानी बहुत ही उत्साहवर्धक रूप से ब्लॉक के अन्य स्कूलों से बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया। द प्रोग्राम बिगन विथ द लाइटिंग ऑफ द लैम्प, यानी लैंप को जलाकर, यानी कहने का मतलब है दीप जलाकर इसका शुभारंभ किया गया। एंड ए वेलकम स्पीच बाय प्रिंसिपल, और एक प्रिंसिपल ने एक वेलकम स्पीच भी दिया। इसके बाद में वेरियस इवेंट्स सच एज फोल्क डांस, सिंगिंग, डिबेट, क्विज एंड आर्ट कॉम्पिटिशन्स वर हेल्ड। उसके बाद ये कार्यक्रम रखे गए। इसके बाद द डिस्प्लेड ग्रेट टैलेंट एंड द कॉन्फिडेंस, भाई पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, टैलेंटेड वाला कॉन्फिडेंस था। जजेस अप्रिशिएटेड द परफॉर्मेंसेज एंड इनकरेज्ड द स्टूडेंट्स, प्राइज वर अवार्डेड टू द विनर्स एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी कहने का मतलब सभी ने उनकी प्रशंसा करी और अंत में जीतने वाले को इनाम दिया गया। द फेस्टिवल प्रमोटेड कल्चरल यूनिटी, क्रिएटिविटी एंड हेल्थ कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी ये हो जाती है भाई, छोटी सी बनाइए, ज़्यादा नहीं बनाइए, लेकिन आपके लिए काफ़ी है, ये बहुत ही बढ़िया है। अब इसके बाद में बात करेंगे अपने पास इसके अथवा में क्या आया है। अथवा में आएगा आपके पास एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी जंगलों की सुरक्षा, पेड़ों की सुरक्षा, एक ही बात है, दोनों पे एक पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ में पढ़ के बता देता हूँ। देखो क्या है, फॉरेस्ट्स आर लंग्स ऑफ द अर्थ, जंगल है वो पृथ्वी के फेफड़े हैं। इसके बाद एंड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑल लिविंग बीइंग, और सभी जिंदा प्राणियों के लिए आवश्यक है। इसके बाद द प्ले ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस बाय ऑब्जर्विंग हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रिलीजिंग लाइफ सस्टेनिंग ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो हानिकारक जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको तो लेते हैं, और जो अपने पास जीवन यापन करने वाली जो हमें प्राणवायु जिसको कहते हैं ऑक्सीजन, वो छोड़ते हैं इस प्रक्रिया के दौरान। बियॉन्ड एयर प्यूरिफिकेशन फॉरेस्ट आर मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स प्रोवाइडिंग ए नेचुरल हैबिटेट फॉर द 80% ऑफ द टेरेस्ट्रियल स्पेसीज। टेरेस्ट्रियल स्पेसीज का मतलब होता है जो अपने जंगलों में निवास करते हैं। दे रेगुलेट द वाटर साइकिल को बनाते हैं। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। देयर स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम एंड एक्ट एज एन नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द फ्लड्स, अपने बाढ़ में भी बहुत ही सहायक होते हैं। इसके अलावा फॉर ह्यूमन फॉरेस्ट आर ए सोर्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल लाइक टिम्बर। However, rapid industrialization and the deforestation are threatening these precious resources। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण से क्या है, इसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। To combat global warming and ensure a healthy future, forest conservation through afforestation, planting trees and the sustainable management of is not just a choice but a necessity, यानी उनकी सुरक्षा करना हमारी मजबूरी नहीं, हमारी आवश्यकता है। तो ये हो जाती है रिपोर्ट आप लोगों, ये पैराग्राफ जो होता है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन आए लेटर। अब लेटर के बारे में बात करें तो आपके पास एक जॉब लेटर आना निश्चित है, तो जॉब लेटर आपको आना जरूरी है भाई, यानी आपको जॉब लेटर है वो तो याद करना ही करना है। उसका पैटर्न भी मैंने समझा रखा है और इसमें भी मैं एक लेटर है वो अभी समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो। लेटर लिखने का फॉर्मेट है वो मैंने पहले भी समझाया था, अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ भाई। यहाँ पे लेटर में देखो, लेटर के जल्दी ज़्यादा अपन क्या है समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, मैं एक बार छोटी सी एक बात बता देता हूँ आपको करना क्या क्या होता है। लेटर में आपको जो करना होता है वो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, इसमें समझाएं तो चलो मैं ऐसे समझा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है ना, सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है।
इसके नीचे आपको यहाँ पे यहाँ तक हो जाएगा, इसके नीचे आपको डेट लिखनी होती है, ये डेट लिख दोगे, डेट का फॉर्मेट अभी समझाने वाला हूँ। इसके नीचे आपको रेसिपिएंट्स एड्रेस लिखना होता है, तो ये भी मैंने समझा रखा है। तो ये अपने पास समय वेस्ट, अब इससे अपने पास क्या एड्रेस हो जाएगा, ये मान के चलो यहाँ तक हो गया। इसके नीचे आप सब्जेक्ट लिखोगे, इसके नीचे सैल्यूटेशन लिखोगे और इसके नीचे आप लेटर बॉडी लिख दोगे। लेटर बॉडी के नीचे आपको थैंक जो एंडिंग वर्ड होते हैं, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली और आपका नाम लिखना होता है। तो ये अपने पास ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे भाई इसमें, क्योंकि मैंने पहले समझा रखा है और मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ। अब देखो लेटर क्या है, यू आर इन चार्ज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन योर स्कूल, यानी आप अपने स्कूल के पीटीआई हो अपने, हाँ याद रखना। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़, राइट ए लेटर टू द मैसर्स श्याम स्पोर्ट्स कंपनी जयपुर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द स्पोर्ट्स आइटम विथ डिटेल, यानी कहने का मतलब आप अपने विद्यालय के पीटीआई जी हो और आपको अपने स्कूल के लिए क्या है, स्कूल की सामग्री, वो खेल की सामग्री मंगवानी है। तो बस छोटा सा काम करना, एक लेटर लिखना। कैसे लिखिएगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया अभी आप लोगों को सेंडर्स एड्रेस, तो सेंडर्स एड्रेस की बात करें तो ये आपका एड्रेस हो जाता है, ये एड्रेस है 15th टैगोर गार्डन झुंझुनू। अब जाहिर सी बात है, सीधी बात है, अगर आप यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम भी लिखोगे, जिस विद्यालय में हो, तो आप वो भी कर सकते हो भाई, है ना, अपने विद्यालय का नाम, नेम ऑफ स्कूल भी लिख सकते हो, ये भी आपका एड्रेस हो जाता है। ये मैं आपको बाद में भी समझा दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन फिलहाल ये लिख दिया। इसके नीचे दिनांक, दिनांक का फॉर्मेट यही होगा, आपके जो दिनांक दिमाग में आ रही है वो लिख सकते हो, नहीं तो एग्जाम वाले लिख देना। इसके बाद में जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस आएगा, तो वो ये रहा, मेसर्स श्याम स्पोर्ट्स कंपनी, और कहाँ पे है, जयपुर में है। इसके नीचे अपन क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट में लिख दिया, यहाँ पे क्या है, सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल फॉर स्कूल, यानी स्कूल के लिए खेल की सामग्री मंगवाने बाबत है। इसके नीचे सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में होता है सर या मैडम, हम मोस्टली सर का प्रयोग करते हैं। अब ये लेटर की भाषा है, अगर आपको सरल लगे तो ठीक है, नहीं मैं आपको और भी उपलब्ध करवाने वाला हूँ। फिलहाल मैं अपने लेटर के बारे में बता देता हूँ। देखो, वी नीड नो इंट्रोडक्शन एज वी आर योर ओल्ड कस्टमर्स। सबसे पहली लाइन, किसी से भी अपने पास व्यवसायिक बात करो तो इस तरीके से कर सकते हो भाई, हमें इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, हम तो आपके पुराने ग्राहक हैं, क्यों नहीं, मैं तो थार नहीं खरीदा सामान। वी वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम स्पोर्ट्स फॉर अवर स्कूल, हम स्पोर्ट्स सामग्री है कुछ मंगवाना चाहते हैं अपने विद्यालय के लिए। वी नीड ऑल दीज स्पोर्ट्स आइटम इन प्रॉपर कंडीशन, हमें अच्छी कंडीशन में चाहिए भाई। अब यहाँ पे अपने स्कूल के लिए मंगवा रहे हैं, कहीं कुछ और भी मंगवा सकते हैं ना, लिखने का तरीका बता रहा हूँ। द रेट्स मस्ट बी कम्पिटिटिव, यानी रेट है वो थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। काइंडली फर्निश ऑल दीज डिटेल्स विद द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ द स्पोर्ट्स आइटम्स, यानी स्पोर्ट्स आइटम के जो खरीदना है उस पर जो ज़्यादा अधिकतम आप क्या छूट दोगे हमें। वी शैल नॉट सेटल फॉर द 15% जनरल डिस्काउंट, यानी करने का मतलब है हम सेटल फॉर लेस देन, यानी 15% तो हमें छूट चाहिए ही चाहिए। अब देख लेना आप। इसके बाद द लिस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स आइटम्स विथ देयर पर्टिकुलर्स अटैच्ड हेयर विथ, और जो लिस्ट हमें चाहिए, जो आइटम चाहिए वो नीचे दिया हुआ है, ये आइटम अपन लिख देंगे। अब बात करते हैं कि आपको कुछ गारमेंट्स वगैरह मंगवाने, बच्चों के गारमेंट्स जो होते हैं आप उसके लिए ऑर्डर करो, तो आपको यहाँ पे देख लो कुछ भी मैंने नहीं लिखा है, स्पोर्ट्स आइटम की जगह ना सम स्पोर्ट्स, ये देखो यहाँ पे इसके स्थान पे आपको केवल अपने उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है जो आए, और बाकी यहाँ तक आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, सेम लिख सकते हो ना, तो इसमें बिजनेस वाले में और दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसके नीचे देखो लिस्ट स्पोर्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स आइटम, नेम आइटम रिक्वायर्ड, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स आइटम के स्थान पे आप जो भी मंगवा रहे हो ना उसका नाम लिख दो और उसकी क्वांटिटी लिख दो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, क्रिकेट किट 12 पेयर्स मंगवाने हैं, वॉलीबॉल नेट 10 पेयर मंगवाने हैं, फुटबॉल 10 पेयर मंगवाने हैं, वॉलीबॉल पहले आ गई क्या, नेट है, ये नेट है भाई, ये नेट है, ये अपने पास पेयर है। इसके बाद बैडमिंटन रैकेट्स 15 पेयर मंगवाने हैं, लेग गार्ड्स अपने पास 6 पेयर मंगवाने हैं। इसके बाद में बात करें तो क्या है, स्पोर्ट्स शर्ट्स 2 डजन हो गया। वी होप टाइमली डिलीवर्ड एट मैक्सिमम डिस्काउंट, योर्स फेथफुली और सुरेंद्र, बस हो गया आपके पास। तो ये आपके पास क्या है, एक बिजनेस जो लेटर होता है, मोस्टली अब क्या संभावना बनती है कि ये आया नहीं है, तो आने की संभावना बनती है। अब इसके बाद में बात करें तो आगे जो अथवा में है वो जाहिर सी बात है अपना जॉब लेटर होने वाला है। तो जॉब लेटर का प्रश्न कैसे आएगा, इमेजिन दैट द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड, द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, इसमें एडवर्टाइजमेंट हाँ है भाई, देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड इन द लीडिंग न्यूज़पेपर सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडावा रिक्वायर्स ए कंटेंट, क्या है, कॉन्वेंट एजुकेटेड इंग्लिश टीचर टू टीच सेकेंडरी क्लास एज 25 to 30 years, experience minimum 5 years, salary not for deserving candidates applying
within 15 days to the principal Saraswati Senior Secondary School in Mandawa, write job application in the response to above advertisement। क्या है, यू आर दिलीप सिंह, आपका नाम दिलीप सिंह है। तो देखो जॉब लेटर लिखने का तरीका, वैसे मैंने जॉब लेटर पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूँ, देख लेना भाई। देखो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, अपना एड्रेस लिखना ही है आप लोगों को। तो अपना एड्रेस होगा ये, क्या है, B41 सेक्टर 12 है, झुंझुनू, और 16 फरवरी 2026, ये डेट हो गई, आपका एड्रेस होगा, डेट हो गई। अगले का एड्रेस हो रहा है, प्रिंसिपल को लिखना है द प्रिंसिपल सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडावा, ये लिख दिया अपन ने। इसके बाद में बात करें तो सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको सब्जेक्ट लिखने का, अगर जॉब लेटर है तो एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और इसके बाद में उस पोस्ट का नाम लिख देना है। आपका सब्जेक्ट सही होने वाला है। देखो अब यहाँ पे जो क्या है दिया हुआ, डियर सर हो जाएगा। दिस एप्लीकेशन इज इन रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट विच अपीयर्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 15 फरवरी 2026, ये यहाँ पे आएगा भाई, ये यहाँ से है ना। रिगार्डिंग ए वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ द इंग्लिश टीचर इन योर सेकेंडरी स्कूल ऑफ सेकेंडरी सेक्शन ऑफ योर स्टेम्ड स्कूल, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, माई बायोडाटा इज इनक्लोज्ड फॉर योर काइंड perusal, I would be highly obliged given a chance to work in your school, yours faithfully दिलीप सिंह, और नीचे बायोडाटा देखो। इतना सा काम करना है और आपका लेटर तैयार हो जाएगा। बायोडाटा में नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस और आपकी क्वालिफिकेशन, इतना लिख दो, अगला बिल्कुल सही करने वाला है। और जॉब लेटर गारंटीड है, 100% आने वाला है। और दोनों लेटर बड़े महत्वपूर्ण है, अब की बार जो मैंने बताए हैं, तो दोनों लेटर याद कर लेना। इनको करने का जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि क्लास और रिटर्न वर्क की मैं अलग से लेकर आने वाला हूँ, जिसमें सारे लेटर्स इंपॉर्टेंट जितने भी है, सारे नोटिस, सारे एडवर्टाइजमेंट और सारे अपने पास इन्विटेशंस और रिपोर्ट और पैराग्राफ, ये मैं सारी करवाने वाला हूँ एक ही क्लास में। अब बात करते हैं अपने सेक्शन सी। सेक्शन सी है वो आपके पास ग्रामर से संबंधित होने वाला है और 8 अंक का होने वाला है, तो ज़्यादा टफ नहीं है भाई। ग्रामर की हर एक क्लास मैंने अपलोड कर रखी है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो। चलो मैं एक बार तो प्रश्न समझा देता हूँ। 6 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, किससे आएगा, वो आएगा आपके पास फ्रेजल वर्ब से। 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसमें तो ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो याद ही करना पड़ेगा। अब देखो बात करते हैं क्या है, द मीटिंग वाज डेस ड्यू टू बैड वेदर। अब क्या है, कोल्ड ऑफ और कोल्ड आउट, तो इसमें ना कोल्ड आउट का मतलब तो होता है बुलाना, और कोल्ड ऑफ यानी कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कॉल ऑफ का मतलब होता है स्थगित, स्थगित होना। तो यहाँ पे मीटिंग है वो बैड वेदर है, इसका मतलब क्या है, स्थगित हुई है। कोल्ड वेदर, अरे मौसम बेकार है तो ऐसा थोड़ी ना बुलाई गई है, इसका मतलब स्थगित की गई है या कैंसिल हो गई है, तो यहाँ पे हो जाएगी कोल्ड ऑफ, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ही डेस हिज फादर इन कैरेक्टर, टेक्स आफ्टर और टेक्स अप। देखो टेक्स आफ्टर यानी टेक आफ्टर, ये टेक्स SCIS क्यों लगा है, ये तो टेंस का मैटर है। हाँ कहीं आप देखो तो ये है अपने पास टेक आफ्टर और टेक अप। अब इसमें देखो क्या है, इस क्या हो जाएगा, देखो ही डेस हिज फादर इन कैरेक्टर, यानी कहने का मतलब वो अपने आप में क्या है, अनुसरण करता है, देखभाल करता है। तो टेक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है, रिजेंबल करना होता है, तो यहाँ पे टेक्स आफ्टर हो जाएगा, टेक्स आफ्टर। इसमें देखो कुछ समझाने वाली बात नहीं है भाई, आपको याद तो करनी है, ये तो बात मैं पहले मैंने अपनी जो क्लास बनाई थी उसमें बताया था। इसके बाद प्लीज डेस द लाइट्स बिफोर लिविंग, यानी करने का मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, लाइट बिफोर लिविंग यानी जाने से पहले लाइट है चालू करनी की बंद करनी है। तो टर्न ऑफ और टर्न ऑन, टर्न ऑन का मतलब चालू करना, टर्न ऑफ का मतलब बंद करना। तो जाने से पहले लाइट है वो बंद करनी है, इसका मतलब होता है ये, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो आएगा वो आएगा आपके पास कंजक्शन से संबंधित। आपको स्पेस में खालिस्तान में कंजक्शंस भरने हैं। अब देखो क्या है, ये कंजक्शंस की क्लास मैंने 3 क्लास अपलोड कर रखी है भाई, 3 क्लासेज बहुत ही शानदार तरीके से अपलोड कर रखी है, जिसमें आपको सिंथेसिस भी समझ में आने वाले हैं। अब देखो बात करते हैं क्या है, एक अपने पास 3 क्वेश्चन होंगे। वर्क हार्ड डेस यू विल फेल, अच्छा कठिन मेहनत करो तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे या फेल, यहाँ पे लिखा है फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो, तो क्या हो है अदरवाइज या और बिकॉज,
तो ये जाहिर सी बात है, बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है, मैंने समझाया, ये तो कारण बताता है। और अपने पास क्या है, अदरवाइज, नहीं तो आप क्या है फेल हो जाओगे, नहीं अदरवाइज ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अदरवाइज, अदरवाइज होगा। ही इज डैश पुअर डैश ऑनेस्ट बोथ एंड यट, दो यट, हाँ देखो क्या है यहाँ पे बोथ एंड और अपने पास दो और यट, बहुत ही शानदार कंजक्शन है भाई, बहुत ही शानदार। बोथ एंड का प्रयोग हमेशा दो नाउन को जोड़ने के लिए होता है भाई, दो नाउन प्रोनाउन मैंने समझाया कंजक्शंस में दो डिफरेंट थिंग को जोड़ा जाता है। लेकिन 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 अगर अपने पास दो चीज क्या है, एक तो पुअर है और एक ऑनेस्ट है, इनको जोड़ना अपने को, यानी एडजेक्टिव को भी जोड़ सकते हैं रे, नाउन प्रोनाउन मैंने उस समय बता दिया बहुत ही शानदार तरीके से। अब यहाँ पे देखो दो चीज है पुअर और, अब यहाँ पे बोथ एंड करते हैं, देखो बोथ एंड, तो अपने पास क्या है, ही इज बोथ पुअर एंड ऑनेस्ट, वह दोनों है, गरीब है और ईमानदार है। अब बात करते हैं दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है, दो और यट, दो और यट, हाँ क्या है, ही इज दो पुअर यट ऑनेस्ट, तो दो और यट तो आते ही नहीं है इस तरीके से, है ना, दो और यट होता ही नहीं है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, बोथ एंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोथ एंड, यानी वो गरीब है और गरीब और ईमानदार दोनों है भाई, है ना, इसमें ये दो और यट नहीं आएगा। इसके बाद में अब ये वेट हियर डैश आई कम बैक, जब मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया कि इंतजार करो और समय इंगित करना हो, है ना, तक, कब तक, तो अनटिल और वेन नहीं आएगा, वेन के लिए मैंने अलग से समझा रखा, समय दर्शाता है, लेकिन ये यहाँ तक है, वेट हियर आई कम बैक, जब आपको एक समय बिंदु दर्शा दिया जाता है कि अब उस समय तक, तो वो आए उस समय तक क्या करना, इंतजार करना, तो इसमें अनटिल हो जाएगा, है ना, ये अनटिल हो जाता है, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके पास आएगा सिंथेसिस से संबंधित। सिंथेसिस क्या होता है सर, सिंथेसिस होता है दो वाक्यों को जोड़ना है, किस में बनाना है, वो आपके पास या तो अपने पास ऐसे दिया हुआ होगा, है ना, ये इस तरीके से दिया हुआ होगा, या आपके पास संकेत होगा कि इसको सिंपल बनाना है, नेगेटिव सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, कंपाउंड बनाना है, ये इस तरीके से होगा। तो ये तो मैं करके बता देता हूँ भाई, क्या है देखो, सी इज टू वीक सी कैन नॉट वॉक, यूज टू और टू मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा आप लोगों को, है ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो आपने कभी नहीं सुने। देखो जब आपके पास टू और टू से दो वाक्य जोड़ने हो तो ध्यान से समझना मेरी बात को, आपको पहले वाले वाक्य में क्या करना है, ये टू पहले से दिया हुआ भाई यहाँ पे, है ना, ऐसे नहीं आना चाहिए था, ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे नहीं है, ये बहुत ही सरल तरीके से, यहाँ पे टू पहले दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, अपन यहाँ पे कर लेते हैं सी इज टू वीक, अपने पास ये तो दिया हुआ है तो टू दोबारा नहीं लिखेंगे, कहीं दोबारा लिख दो वीक, और उसके बाद क्या लिख दिया मैंने, टू तो लिखा ही नहीं, सी इज टू वीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बाद वाले वाक्य में क्या करना है, इसको छोड़ देना है, ये टू लगाना है और केवल वॉक का प्रयोग करना है, केवल वॉक का, यानी जब आपको टू और टू से दो वाक्य जोड़ने होते हैं, मैं एक बार दूसरा समझाता हूँ आप लोगों को, नहीं तो समझ में नहीं आना है, समझाना जरूरी है आप लोगों को, तो मैं समझा देता हूँ। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ यहाँ पे ना, वो वाक्य इस तरीके से हो, ही इज वेरी वीक, है ना, ये मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक, ये मैंने एक वाक्य लिख दिया और इसको कह दिया कि आपको टू और टू से जोड़ना है, तो क्या करना है, आपको इस टू का प्रयोग पहले वाले वाक्य में जो एडजेक्टिव आया है उसके पहले करना है, जो एडजेक्टिव आया है उसके पहले, तो पहले वाले वाक्य में एडजेक्टिव है वीक, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैंने बहुत ही अलग अलग तरीके से समझाया है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे पेपर को बड़ा नहीं करूँगा, मैं एक बार यहाँ पे ऐसे समझा देता हूँ। तो पहले वाला एडजेक्टिव ये है, तो एडजेक्टिव के पहले टू का प्रयोग करना है, तो ही इज, अब ये वेरी हटा देंगे, वेरी हट जाएगा क्योंकि दो लगातार एडवर्ब एक साथ नहीं आते हैं, टू और वेरी नहीं आते भाई, है ना, कहीं आप देखो, तो ही इज टू और वीक, और इसके बाद में आपको ये जो खालिस्तान है इसमें ये लिख दिया, यानी ये एडजेक्टिव, इसके बाद में टू लिखो, तो ये कहने का मतलब है टू और टू के बीच में हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है जो पहले वाले वाक्य में होता है, अगर उसके पहले कोई एडवर्ब हो जैसे वेरी, है ना, वेरी को हटा देते हैं। इसके बाद टू लिख दिया तो टू के बाद में आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, बाद वाले वाक्य में वो सब कुछ छोड़ देना है, तो ये वॉक जो है ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगी वॉक। अब इसका अर्थ क्या होता है, वह चलने के लिए बहुत कमजोर है, इसका अर्थ ही होता है भाई, है ना, तो ये इस तरीके से करना होता है। तो वहां पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये
इसमें टू पहले से लिख दिया तो कोई बात नहीं, इसके बाद में टू लगाओ और ये हटा दो यहाँ से इस तरीके से। तो कंजक्शंस की क्लास में देख लेना, बाद में एक बार और रिविजन और करवा देंगे रे, चिंता मत करो, अभी क्लास अपने एग्जाम में है, टाइम है, अभी 13 फरवरी से है। दूसरा है दिस इज द बॉय ही वन द गोल्ड मेडल। और जब मैंने हु से वाक्य जोड़ने सिखाए थे, WH कंजक्शंस जो है ना, WH वर्ड कंजक्शंस, उसके लिए तो मैंने अलग क्लास बनाई थी, सबऑर्डिनेट में तो पढ़ाया नहीं था। देखो जब हु से दो वाक्य जोड़ते हैं तो पहले बाद वाले वाक्य का क्या देखते हैं, बाद वाले वाक्य का कर्ता देखते हैं। तो बाद वाले वाक्य में कर्ता क्या है, ही आया है भाई। अब ये ही जो है बाद वाले वाक्य का जो कर्ता है, पहले वाले वाक्य में किसके लिए आया है, अगर अपन हु से जोड़ रहे हैं तो बता रहा हूं मैं, तो ये आया आपके पास, इसे बॉय के लिए आया है। किसके लिए आया, बॉय के लिए आया। तो बॉय के बाद में आपको हु का प्रयोग करना है। तो बॉय के बाद में करेंगे तो इसका मतलब ये वाक्य पूरा लिखना पड़ेगा, दिस इज द बॉय, और उसके बाद में हु का प्रयोग कर देंगे और बाद वाले वाक्य का कर्ता छोड़कर कंप्लीट लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, हु वन द गोल्ड मेडल, ये हो जाएगा भाई आपके पास वाक्य कंप्लीट इस तरीके से। तो ये कर दोगे। जो 9 नंबर क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, करेक्ट कंडीशनल की क्लास अपलोड हो रखी है भाई, बहुत ही शानदार तरीके से। देखो इफ वाला वाक्य जो है 3 कंडीशन समझाई थी मैंने, वैसे 4 हैं, चारों कंडीशन समझा रखी है। जो अपने पास क्लोज्ड कंडीशन है उसमें 2 कंडीशन समझा रखी है। तो इसका मतलब मैंने 5 रूल लिखवाए हैं। अब बात करते हैं, देखो अगर आपके पास इफ वाला वाक्य कंप्लीट दिया हुआ है तो बिना इफ वाला वाक्य कंप्लीट करवाएगा, और अगर आपके पास बिना इफ वाला कंप्लीट दिया हो तो इफ वाला वाक्य कंप्लीट करना है, और जो कंप्लीट दिया हुआ है उसे ही देख के आपको वाक्य कंप्लीट करना है। अब मैंने बताया था इफ वाला वाक्य वी न्यू, अगर इफ वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में हो, ध्यान से समझ लेना, इफ वाला वाक्य अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो तो बाद वाले वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है भाई, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मैंने नियम में समझा रखा है। इसके बाद में अगर ऐसे नहीं ध्यान में आए तो मैंने कंडीशन अपनी टेंसेस की क्लास अपलोड कर रखी है, वहां पे देख लेना भाई। इसके बाद में क्या है, इफ आई डेस बी यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। अब बाद वाले वाक्य में यानी बिना इफ वाले वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, जो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो पहला जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। लेकिन थोड़ी सी बात ध्यान में रखना, आपको पता चल गया है कि बाद वाले वाक्य में यानी बिना इफ वाले वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आपको इफ वाले वाक्य में बी वर्ब भरनी है। क्या भरनी है, बी वर्ब भरनी है, और वाक्य आपका कल्पनात्मक वर्ब हो। मैंने बताया ना, मैंने 4 क्लोज कंडीशन में 2 रूल बताए हैं। अगर आपको बी वर्ब भरनी है तो आपको केवल वर्ब का प्रयोग करना है, किसमें, इमेजरी कंडीशन में, कल्पनात्मक कंडीशन। मैं कहूँ मैं तुम होता तो नहीं हो सकता, जो काम हो ही नहीं सकता वो कल्पनात्मक होता है। काश मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कर लेता, वो होती है कल्पनात्मक। तो ये वही कह रहा है, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, तो मैं ऑफर स्वीकार कर लेता। लेकिन ये नहीं है, ये इसका मतलब कल्पना कर रहा है, तो वहां पे बी के लिए आपको केवल वर्ब का प्रयोग करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये आपकी जो अपने पास क्या है, सेक्शन सी यानी ग्रामर सेक्शन वो कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा वो आपकी टेक्स्ट बुक से एक पैराग्राफ होगा भाई। क्या होगा, एक पैराग्राफ रहेगा और 2 आएंगे, दोनों में से कोई एक कर सकते हो, अथवा में आएगा। मैंने पैराग्राफ की क्लास अलग से अपलोड कर रखी है, पैराग्राफ केवल, उसमें केवल पैराग्राफ समझाया है मैंने, तो वो देखना, उसमें वो ठीक रहेगी। अब ये पैराग्राफ मैं आप लोगों को नहीं करवाने वाला हूँ भाई, है ना, क्यों, क्योंकि ये मैंने पहले करवा दिया है। इसके जो पैराग्राफ है कौन सा है, यूजुअली व्हेन स्कूल, अपने पहला ही चैप्टर कौन सा, द लास्ट लेसन। अरे सर पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, हाँ वही, उससे लिया गया है। जब स्कूल शुरू होती थी तो शोर शराबा होता था, उस दिन नहीं था, और ये वो पैराग्राफ है, मैंने अपनी क्लास में करवा रखा है, देख लेना भाई। इसके आंसर्स आपको खुद को करने हैं, आपको PDF डाउनलोड जरूर करनी है, तब ही आपको समझ में आने वाला है। अब ये क्या है, व्हाट डिड द ऑथर सी थ्रू द विंडो, विंडो से क्या देखा उसने, विंडो से देखा। बच्चे पहले ही स्कूल में अपने पास सीट पे बैठ चुके हैं, मुझे तो याद है ना, मैं तो बता देता हूँ। इसके बाद है इसका ऑथर, जो आंसर वो कैसे करोगे, द ऑथर सा थ्रू द विंडो दैट, उसके बाद में द स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिट ऑन देयर सीट, बस इतना करना है। वाई वॉज द ऑथर फ्राइटेंड, लेखक क्यों डरा हुआ है, क्योंकि MML है वो लेट हो गया था इसलिए डरा हुआ है भाई। इसके बाद हाउ वाज द एनवायरनमेंट इन द स्कूल दैट डे, बहुत ही शांत वातावरण था उस दिन, है ना, ये देख लेना। इसके बाद MML इज है, वो क्या है, टीचर है भाई।
फाइंड द वर्ड सिमिलर फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस का मतलब होता है परेशान करना, इसमें क्या है सिमिलर। कॉमोशन, नॉइज, पोल्यूशन, रैपिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉमोशन, हलचल, शोर शराबा। इसके बाद में फाइंड द वर्ड अपोजिट टू डिवाइडेड, डिवाइडेड का मतलब होता है बांटना, अपने अलग कर देना, यूनिजन का मतलब एक जगह कर देना है, तो ये हो जाएंगे। अब जो इसका अथवा वाला नहीं बनाया भाई, 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, 3 अंक का होने वाला है। कितने अंक का, 2 प्रश्न होंगे, एक करना है। मैंने 2 प्रश्न लिए, दोनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आपको तो दोनों याद करने हैं, जो भी आए वो करना है। दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा, देखो, डिस्क्राइब द लाइफ एंड लिविंग ऑफ द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी, इंपॉर्टेंट भी लगा रखा है। सीमापुरी में जो रैग पिकर्स रहते हैं, कचरा उठाने वाले रहते हैं, बीनने वाले रहते हैं, उनकी क्या दशा है वो बतानी है। तो ये प्रश्न है, ये मैंने अपनी क्लास में भी समझाया था, जब मैंने पढ़ाया था चैप्टर, उसी समय इंपॉर्टेंट लगवा दिया था मैंने, आज ही बता रहा हूँ। देखो क्या है, इसका उत्तर बता देता हूँ। द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी इज एक्सट्रीम पॉवर्टी स्ट्राइकन, सीमापुरी में कचरा बीनने वाले लोगों की जो कंडीशन है वो बहुत ही दयनीय गरीबी में है। पॉवर्टी स्ट्राइकन, दयनीय गरीबी। अराउंड 10,000 रैग पिकर्स लिव इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड, उस अपने पास मड, मड का मतलब था जो कीचड़, कच्ची मिट्टी के जो घर हैं, उनमें लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपुलिन, छत किसकी है, या तो टिन की है या टारपुलिन की है। डिवाइड ऑफ सेवेज है, ड्रेनेज है और रनिंग वाटर, यहाँ पे ना तो नालियाँ हैं, ना कचरा उठाने वाले हैं, कुछ नहीं है, कचरा वहीं पे है। फॉर देम गार्बेज इज गोल्ड, वहाँ उनके लिए गार्बेज तो सोना है। इज एज इट प्रोवाइड्स देयर डेली ब्रेड एंड रूफ ओवर देयर हेड वाइल, यानी इससे क्या होता है भाई, उनको शाम को खाने का भोजन मिल जाता है, सर पे छत मिल जाती है। वाइल द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ द सर्वाइवल फॉर चिल्ड्रन इट इज रेप्ट ए वंडर, बड़े बुजुर्गों के लिए तो भाई जीवन यापन है, और छोटे बच्चों के लिए भाई आश्चर्य है। ऑफन होपिंग टू फाइंड कॉइन और ए नोट, प्राय ये आशा रहती है कि कोई सिक्का मिल जाएगा, नोट मिल जाएगा। द लिव विदाउट आइडेंटिटी और परमिटेड बट विथ राशन कार्ड्स दैट गिव देम ग्रेन मेकिंग सर्वाइवल मोर इंपॉर्टेंस देन आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट है, देख लेना भाई। इसके अथवा में जो प्रश्न है वो कौन सा बनाया मैंने, वो बनाया है व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, अंत में वो पेडलर क्यों बदल जाता है, ऐसा क्या हुआ भाई कि वो बदल गया, अरे एक लड़की ने बदल दिया था उसको, है ना, वही कहानी है। डिस्क्राइब द इवेंट विच चेंज द पेडलर्स वे ऑफ लाइफ, दोनों एक ही बात है, एक ही उत्तर है, तो दोनों का उत्तर पढ़ देते हैं। हाँ, उत्तर क्या है देखो, द पेडलर वाज ए पुअर मैन, पेडलर गरीब आदमी था। ही डिड नॉट अर्न मच मनी बाय सेलिंग रेड ट्रैप्स, रेड ट्रैप से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। सो ही एट टाइम्स ही यूज्ड टू स्टेल, इसलिए वो कभी कभी चोरी करता था। ही वाज नेवर वेलकम्ड एनीवेयर, कहीं उसका स्वागत नहीं होता था। सो ही हैड क्या है, डेवलप्ड ए काइंड ऑफ द एवर्जन फॉर द पीपल अराउंड हिम, इसलिए लोगों के प्रति एक दुर्भावना उसके मन में व्यक्त हो जाती है, व्याप्त हो जाती है। He did not care for them, वो उनकी परवाह नहीं करता। That is why he paid little attention to the good treatment that he received from the crofter, और इसीलिए उसको न के बराबर संभावना लगी कि भाई मुझे क्रॉफ्टर है वो कोई नहीं देगा, ऐसे मुझे इतना सम्मान नहीं देगा। When as he was mistaken for a captain, और जब उसकी गलती से उसे मान लिया गया कि वो कैप्टन है, he made use of the situation by but finally when he came to contact with the iron master's daughter, his sensibilities got stirred, यानी कहने का मतलब जब वो उस लड़की से मिला तो उससे वो थोड़ा प्रभावित हुआ। For the first time he realized that he would क्या है, realized that the world was not so bad as, and that there were some agreeable faces also which anyone could rely on. His meeting विथ एडला मेड हिज चेंज वेज, यानी एडला से मीटिंग है उसको उसका रवैया चेंज करवा देती है। ये प्रश्न मैंने दूसरे तरीके से भी करवा रखा, आप मेरी क्लास में देख लेना भाई। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 आएगा वो आपके पास क्या है, 2 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, बिल्कुल इसी अनुसार मैं आप लोगों को ना अपने पास एकदम संपूर्ण बहुत बड़ी क्लास बनाने वाला हूँ। इसमें 2 प्रश्न है, दोनों मैंने इंपॉर्टेंट लिए फिलहाल। व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल के बारे में असामान्य बात क्या देखी उसने देखा। ऑन दैट डे फ्रेंड नोटिस द एन अनयूजुअल साइलेंस, यानी एक असामान्य सी शांति छाई हुई थी। एज क्वाइट एज द संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है।
देयर वाज नो बसलिंग नॉइज ओपनिंग ऑफ डेस्क एंड लेसन रिपीटेड इन यूनिजन, यानी अपने पास ना तो डेस्क की आवाज़ आ रही थी ना कोई पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। मोस्ट सरप्राइजिंगली द विलेज एल्डर्स वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेज, और सबसे आश्चर्यजनक बात क्या थी, बुजुर्ग लोग भी वहाँ पे बैठे थे। एंड एम हिमल वाज वियरिंग हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, और वो अपने जो एम हिमल थे वो बढ़िया कपड़े पहने हुए थे। इसके दूसरा है जस्टिफाई द, क्या है, जस्टिफाई द टाइटल लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक ठाक प्रश्न है ये, इसको देख लेना भाई क्या है। देखो, लॉस्ट स्प्रिंग ऑफ एनिस जंग डिस्क्राइब्स टू स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड मिलियंस ऑफ द चिल्ड्रंस इन इंडिया instead of the spending their days in the schools and playgrounds waste their childhood in rag picking or hazards industry, क्या है, इंडस्ट्रीज है भाई, their childhood is lost to the demands of the survival, hence the title is quite apt and logical। ये देख लेना भाई। जो अपने पास क्या है, प्रश्न नंबर 13 ये रहेगा आपके पास व्याख्या से संबंधित। तो व्याख्या देखो मैंने करवा रखी है, वन शॉट क्लास है, मैं बता देता हूँ कौन सी है भाई ये, है ना। इसके लिखने का तरीका सब कुछ मैंने समझाया है। ये है बट सून डैश एंड स्माइल, ये माई मदर एट 66 से है, माई मदर एट 66 जो पोइम है ना अपनी उससे है। और दूसरी है आंट जेनिफर से, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट वहाँ पे भी बताई थी, तो ये दोनों व्याख्याएं आपको कर लेनी है। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो किससे संबंधित है, वो प्रश्नों से संबंधित है। 60 नंबर का आएगा, पोइट्री से बता रहा हूँ मैं, पोइट्री सेक्शन से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा 60 शब्दों में। मैं 60 अंक तो नहीं बोल गया हो रहा है, देख लेना मिस्टेक से हो गया हुआ। देखो, व्हाट वाज द ओल्ड फैमिलियर एक व्हेन दैट द पोइट फेल्ट, ये डैश नहीं है यहाँ पे, हाँ, पोइट फेल्ट व्हेन शी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, जब लेखिका अपने पोइट जो अपनी पोइटिस है वो एयरपोर्ट पे जा रही होती है तो उसको अपना जो बचपन का डर है वो दिखाई देता है, कष्ट महसूस होता है, कौन सा, तो वो बात करते हैं। देखो, द ओल्ड फैमिलियर एक रिफर्स टू द पोइट कमला दास चाइल्डहुड फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर और लॉजिंग हर, यानी बचपन में हमेशा हर बच्चे को डर रहता है कि मैं अपनी माँ से अलग ना हो जाऊँ, तो उसे अपनी माँ से अलग होने का, उसे खोने का डर है, कष्ट वो याद आ जाता है। वाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पे जा रही होती है, सी लुक्स एट हर मदर, वो अपनी माँ को देखती है, पेल कॉप्स लाइक फेस, जो कि बिल्कुल सफ़ेद चेहरे दिखाई दे रहा था, मृत शरीर का जो चेहरा होता है वैसे दिखाई दे रहा था, विच रिमाइंड्स हर दैट हर मदर इज एजिंग एंड नियरिंग डेथ, और वो ये बताता है कि उसकी माँ की उम्र है वो बढ़ रही है और मृत्यु के पास है। दिस साइट रिवाइव्स हर पेनफुल चिल्ड्रन चाइल्डहुड इनसिक्योरिटी, और यही जो दृश्य देख के उसको बचपन का डर याद आ जाता है। डिस्पाइट द इंटेंस इमोशनल पेन शी हाइड्स हर फीलिंग, अपने भावनाएं नहीं दिखाती भाई, अपने कष्ट को छुपा लेती है। बिहाइंड ए स्माइल टू प्रोवाइड कंफर्ट हर मदर, अपनी माँ को थोड़ा सा ऐसे आराम महसूस कराने के लिए मुस्कान देती है ताकि उसकी माँ को बुरा ना लगे। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है इसके अथवा में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। डिस्पाइट द इंटेंस, क्या इमोशनल पेन सी हाइट्स, नहीं ये नहीं है, अथवा में ये है भैया, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ भैया आप लोगों के पास, हाँ अथवा में वाई इज ग्रेंड्योर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, बढ़िया प्रश्न है, दोनों ही याद रख लेना भाई। अब इसके बाद में ग्रेंड्योर विथ द माइटी डेड बिकॉज देयर आर इंडिविजुअल्स हु लेड ब्रेव एंड इंस्पिरेशनल लाइव्स, वो ये कहता है कि अपने पास वहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपने पास एक मोटिवेशनल जीवन, इंस्पिरेशनल यानी प्रेरणार्थक जीवन जीते हैं। लिविंग बिहाइंड ए लेगेसी ऑफ नोबल डीड्स, जो कि अपने पास अपने पीछे एक विरासत छोड़ के जाते हैं। इवन इन ए डेथ, यानी मृत्यु के बाद भी देयर स्टोरीज एंड द सेक्रीफाइसेस कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड प्रोवाइड ऑफ ए सेंस ऑफ मैग्निफिसेंस टू फ्यूचर जनरेशन, वो अपने पास क्या करते हैं कि जैसे उनकी जो मरने के बाद में उनकी गाथाएं जब सुनते हैं तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनके मार्ग पे चलने की बात करती है। द पोइट सजेस्ट दैट देयर imagined dooms and deaths possess a spiritual beauty and the greatness that is as eternal as refreshing as and the endless fountain of immortal drink, यानी ये कहने का मतलब ये बात अपने पास ये प्रश्न ठीक है भाई कि वो कह रहा है कि अपने जो उनके मरने के बाद में भी ये सारी गाथाएं चलती रहती है, जैसे एक अपने पास जो अपने पास झरना है, जो अमर झरना है वो चलता रहता है। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 15 है वो 4, इसमें 2 प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के होंगे और दोनों प्रश्न पोइट्री से होंगे, बढ़िया प्रश्न है ये भी। देखो, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रिफर्स टू, व्हाई इट इज रेन, किस वाक्य से है, रोड साइड स्टैंड से है, किस पोइम से है, रोड साइड स्टैंड से है।
द चाइल्डिश लॉन्गिंग रिफर्स टू द रूरल पीपल्स डिस्परेट डिजायर फॉर सिटी कार्स टू स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड। जो आशा है वो बचपन की आशा वो इससे है कि भाई कोई शहर की कार है उन सड़क के किनारे लगे ठेलों के पास भी रुके। इट इज़ वेन बिकॉज द वेल्थी सिटी डिवेलपर्स इग्नोर देम। और ये इसलिए व्यर्थ है क्योंकि जो धनवान लोग हैं जो वहाँ से जाते हैं वो नहीं रुकते हैं, इग्नोर करते हैं। मेकिंग देयर होप्स फॉर ए सेल सक्सेस यूजलेस है भाई, और वो अपनी सेलिंग जो है वो यूजलेस हो जाती है। इसमें दूसरा प्रश्न है नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट नेचर आर कंटेंट सोर्स ऑफ द ब्यूटी, यानी सुंदरता की जो वस्तुएं हैं प्रकृति में वो कौन कौन सी है। देखो थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम आर द सन, द मून, द ट्रीज, द डैफोडिल्स, रिवर्स एंड द स्ट्रीम्स, अंडरग्रोथ ऑफ द फ्लोरा एंड फना, ब्लूमिंग मस्क, रोजेज एंड द हीरोइक टेल्स ऑफ द ब्रेव विच कंटिन्यू टू इंस्पायर अस। ये सारी चीजें भाई इनको अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 जो होगा वो किससे संबंधित है, वो आपकी विस्तृत से है। 3 नंबर का प्रश्न होगा, 2 दिए हुए होंगे, 1 करना है। पहला मैंने जो प्रश्न लिया भाई बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। व्हाट मेड चार्ली बिलीव दैट ही वाज एक्चुअली स्टैंडिंग एट द 3rd लेवल। चार्ली को कैसे लगा कि वो वास्तव में 3रे तल पे है। 60 शब्दों में देना है। तो देखो इसका अर्थ जो उत्तर है वो ये है भाई, क्या है। वन नाइट व्हेन चार्ली वर्कड लेट in his office he decided to take the subway from Grand Central Station to his apartment। एक शाम जब वो लेट तक काम करता रहा तो उसने शॉर्टकट लिया भाई कि मैं जल्दी अपार्टमेंट में पहुंचूं। He reached the 3rd level through the corridor। वो कॉरिडोर से 3रे तल पे पहुंचा। It was different because here the room was smaller। उसने देखा रे कमरे छोटे हैं। There were fewer ticket windows। वहाँ पे टिकट खिड़कियाँ कम थी। And train gates and the information booth was wooden and old looking। और जो वहाँ की चीज़ें थी जैसे अपने पास क्या है बूथ है वो भी अपने पास क्या था ओल्ड लुकिंग था। इसके बाद द मैन इन द बूथ रोर ए ग्रीन आई सेड एंड द लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स लॉन्ग आउट द फैशन इन चार्लीज प्रेजेंट वर्ल्ड। यानी कहने का मतलब ये जो फैशन उन्होंने कर रखी थी ना वो चार्ली के दुनिया से गायब थी भाई। लाइट्स वर डिम एज ओपन फ्लेम है, क्या है गैस लाइट्स वर इन यूज, गैस लाइट यूज देखी भाई उसने। देयर वाज ए ब्रास स्पुटिन्स ऑन द फ्लोर। और उसने फ्लोर पे ब्रास स्पुटिन्स देखे। स्पिटून्स यानी थूकदान जिसको अपन कहते हैं। एंड ए मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। और अपनी कमर की पॉकेट से जो है वो अपने सुनहरी घड़ी निकाल रहा था। ही रोर ए डार्बी हेट फॉर बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स एंड हैड बिग बैग ब्लैक हैंड लेबर मस्टस। ये सारी पुराने जमाने की चीजें देखता है वो, सीधी सी बात है। when everyone in the station was dressed like in 1890 something, 1890 के समथिंग के आसपास की देखा है भाई। मेन रोर ब्रेड बियर्ड्स, उसके बाद साइड बर्न्स एंड द फैंसी मस्टसेज। ए वुमन wore a dress with a leg of mutton sleeves and the skirts to the top of the high buttoned shoes and the courier and Ives locomotive with a funnel shaped stake stood at the station। इसलिए उसको जब उसने ये सारी चीजें देखी तो लगा कि मैं 3रे तल पे हूँ भाई। इसके बाद में इसके अथवा में है भाई अंटार्कटिका वाला, बहुत ही बढ़िया इस प्रश्न है। मैंने इसका अर्थ आपको पहले भी समझा दिया था, अभी भी बता रहा हूँ। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट ड्राइस्ट एंड वाइंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे सूखा ठंडा हवादार है। इसके बाद में इट इज अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोर्ड। वी लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ द पर्सपेक्टिव एंड द टाइम हियर। वहाँ पे हम सारा जो सांसारिक मोमाया वो सब त्याग देते हैं। देयर आर नो ट्रीज, नो billboards of building। Antarctica is the perfect place to study क्या है how little changes in the environment can how big repercussions। यानी करने का मतलब अंटार्कटिका वो स्थान है जहाँ पे जाके हम देख सकते हैं कि कैसे छोटी छोटी चीजें हैं वो बड़ा परिवर्तन कर सकती है। It is the only place in the world which has never sustained human population। यहाँ पे कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। इट रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन द रेस्पेक्ट। और इसलिए वो बिल्कुल साफ सुथरा है। इट हैज़ ए वेरी सिंपल इकोसिस्टम, बहुत ही साधारण सा इकोसिस्टम है। इट लैक्स बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नहीं है। साइंटिस्ट्स वार्न दैट ए फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द फूड चेन। और साइंटिस्ट ये भी चेतावनी देते हैं अगर ओजोन परत में थोड़ी सी भी अपने पास क्षण उसका क्षरण होता है तो ये क्या है अपने पास उसके फूड चेन को प्रभावित करेगी।
इट विल आल्सो अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द मेरीन एनिमल्स, मेरीन यानी जो समुद्री जीवों का जीवन है वो भी प्रभावित होगा, एंड बर्ड्स ऑफ द रेन, उस क्षेत्र के पक्षियों का भी जीवन प्रभावित होगा। सिमिलरली इफ ग्लोबल वार्मिंग मेक्स अंटार्कटिका ए लिटिल वार्मर देन इट विल हैव डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज। वो कह रहा है कि अगर अपने पास ग्लोबल वार्मिंग से अंटार्कटिका में थोड़ा सा और भी पिघलना शुरू करता है तो ये मान के चलो विनाशकारी प्रभाव आ सकते हैं। ये होता है इसका आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, वो आपके पास विस्तृत से होगा, 2 प्रश्न होने वाले हैं। दोनों मैंने बता दिया कौन से इंपॉर्टेंट है, दोनों लिए मैंने। व्हाट प्रिडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ, यानी टाइगर किंग के जन्म पे क्या भविष्यवाणी की गई थी। बहुत ही सरल प्रश्न है। एट द टाइगर किंग्स बर्थ रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर हीरो एंड चैंपियन, यानी कहा कि वो बहुत ही योद्धा बनेगा, हीरो बनेगा, चैंपियन बनेगा। दे आल्सो प्रिडिक्टेड हिज डेथ बाय ए टाइगर, उन्होंने ये भी घोषणा की, भविष्यवाणी कि उसकी मृत्यु टाइगर से होगी। ही वाज बोर्न अंडर द स्टार्स ऑफ बुल, यानी वृष राशि में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर बीइंग एनिमीज, वो बता रहा है कि टाइगर और बुल वो दुश्मन होते हैं। हिज डेथ वाज प्रेडिक्टेड बाय ए टाइगर, इसका मतलब ये बताया गया कि उसकी मृत्यु है वो टाइगर के द्वारा होगी। दूसरा प्रश्न क्या है, हाउ वाज द प्लान ऑफ द प्रिजनर्स एस्केप एग्जीक्यूटेड इन द स्टोरी, स्टोरी में उस क्या है प्रिजनर कैदी को भगाने की योजना कैसे बनाई गई ये बताता है भाई। क्या है देखो, डॉक्टर सदाव पुट द मैन ऑन हिज बोट विथ एक्स्ट्रा फूड, एक बोट दी, एक्स्ट्रा भोजन रखा। क्लॉथिंग एंड वाटर, कपड़े दिए, पानी दिया। एंड टेल हिम टू रो ए लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, और उसने बताया कि तट से ज़्यादा दूर पे एक टापू है, ज़्यादा दूर नहीं है। एंड लिव देयर टिल द सा द कोरियन फिशिंग बोट पास बाई, और अगर वो वहाँ तब तक रहे जब तक कि वहाँ से क्या कोरियन जहाज नहीं पहुँचे। विच वुड रेस्क्यू हिम, जो कि उसे बचा सकता है। इस तरीके से उसके लिए योजना बनाई गई थी। 18 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपका अंतिम क्वेश्चन होगा, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। कौन सी बुक से होंगे, विस्टस से होंगे। तो मैंने विस्टस के सारे प्रश्न और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यूज है वो वन शॉट बना रखी है, देख लेना भाई। पहला ही प्रश्न है, व्हाट डेट वाज इम्प्रिंटेड ऑन द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड, अखबार पे कौन सी डेट लिखी थी। तो वहाँ पे 11 जून 1894 में लिखी थी भाई। क्या लिखी थी, 11 जून 1894 में लिखी थी। इन व्हाट ओवर वाज द क्राउन प्रिंस बोर्न, कौन सी राशि में पैदा हुआ अभी बताया है। ओवर ऑफ द बुल कहाँ पे है, ये रहा भाई, द ओवर ऑफ द बुल अभी बताया मैंने, तो ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, द जियोग्राफिकल फिनोमेना इज गोइंग टू हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अच्छा, फिनोमेना कहाँ का फिनोमेना है, वो हमें मनुष्य का जो इतिहास है वो बताने वाला है। तो बाय शोइंग द ग्लोबल वार्मिंग, बाय शोइंग द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, बाय टेलिंग द एज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ, ये आएगा इसका आंसर। ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वाई इज अंटार्कटिका कंप्लीटली प्योर, ये बिल्कुल शुद्ध क्यों है, अभी बताया मैंने अंटार्कटिका वाले प्रश्न में। ये है आपके पास क्योंकि यहाँ पे अपने पास ह्यूमन नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, क्योंकि हम ही हैं सारी चीज गंदी करने वाले। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्या कहता है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डॉक्टर सदाव होकी, सदाव होकी के बारे में क्या है इनकरेक्ट बात बतानी है। ही वेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एट द 22, बिल्कुल 22 पे गया, 32 में वापस आया भाई, याद रखना। ही मेट हाना देयर एंड गॉट मैरिड टू हर इन द जापानीज वे, बिल्कुल सही बात है। ही केम टू जापान एट द एज ऑफ 30, बिल्कुल सही बात है। ही यूज्ड टू लिव द मिडिल ऑफ द सिटी, अच्छा वो शहर के बीच में नहीं रहता था, ये गलत आ गई भाई बात उसकी, ये गलत है। क्यों, क्योंकि वो तो कोस्टल क्षेत्र में रहता था, समुद्र के किनारे रहता था, तो ये हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सदाव एंड हिज वाइफ हैड, सदाव और उसकी पत्नी के कितने बच्चे थे भाई, 2 बच्चे थे। ये सारे प्रश्न मैंने बताए रखे हैं, सारे प्रश्न है ना, लेकिन आप देखते नहीं हो ना मेरी क्लास। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताना है। मिस्टर लेम यूज्ड टू मेक जेली फ्रॉम द क्रेब एप्पल्स, जेली बनाते थे सेबों से, बिल्कुल बनाते थे। ही यूज्ड टू मेक टॉफी फ्रॉम हनी, हनी से अपनी टॉफी बनाते थे। और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा ही लाइक्स टू रीड बुक, किताबें पढ़ना पसंद थे भी उनको। ही यूज्ड टू कीप हिज विंडोज शट, वो अपनी खिड़कियां बंद रखता था क्या, नहीं, वो खुली रखता था अपनी खिड़कियां, तो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, Who warned जितकला अबाउट कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर, लंबे बालों की कटिंग के बारे में जितकला को किसने सूचना दी, जुडविन ने दी गई थी। किसने दी, जुडविन ने दी थी कि भाई अपने लंबे बालों को काटा जाएगा।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कहता है, वो कहता है बामा यूज टू डाडल अलोंग फ्रॉम स्कूल बिकॉज शी वाज, वो हमेशा बिल्कुल ऐसे मस्ती में चलती आती थी, क्यों, क्योंकि वो अपने पास डिस्ट्रैक्टेड हो जाती थी, जो अपने पास वहाँ पे घटनाएं घटित तो हो रही होती थी वहाँ से। तो यहाँ पे आपका 80 आउट ऑफ 80 वाला जो पेपर है अब वो कंप्लीट हो जाता है। इसके सारे प्रश्न पैराग्राफ को छोड़ के रहेगा, पैराग्राफ की नहीं कहूँगा मैं, पहले और दूसरे नंबर के पैराग्राफ की, बाकी हर चीज़ बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। अगर आप लोगों ने ये कंप्लीट देख लिया है, अपना पेपर डाउनलोड कर लिया है, तो गारंटेड है आपकी 80 आउट ऑफ 80 में जो अपनी पहली सीडी है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आज के पेपर को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट पेपर में बढ़िया शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।